यूपी में, यूपी तो बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। हापुड़ का नाम सुना है? यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, गाजियाबाद से आगे। उसी के पास हमारा एक, हापुड़ से 20 किलोमीटर दूर हमारा एक गांव है, गांव से बिलोंग करता हूँ प्रॉपर, और किसान परिवार से मैं हूँ। मैंने किसान के घर में जन्म लिया। हमारी छोटी सी फैमिली, मैं और मेरा एक भाई छोटा और 2 बहनें, और मम्मी पापा और ताऊ जी, छोटी सी जॉइंट फैमिली हमारी, और गरीब परिवार, किसान परिवार। और अगर कई लोग किसान यहाँ पे होंगे तो हमारे ना छोटी सी थोड़ी सी जमीन थी, लगभग 15-16 बीघे, ठीक है, लगभग अगर उसको उसमें हेक्टेयर में उसमें बात करें तो 3 एकड़ शायद है ना। तो उसमें ना जिसकी इतनी जमीन होती है ना, तो सिर्फ घर चलता है। ऐसा कह सकते हैं कि घर की गेहूं होती है, बस घर की सिर्फ गेहूं होती है, जो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, जिसके पास इतनी जमीन होती है। या जो घर में जो पशु रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, उनका चारा घर का होता है। इसके अलावा उस किसान के पास पैसा नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या कुछ अच्छी एजुकेशन देगा तो हमेशा कर्जा ही उसको लेना पड़ेगा। घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी, उसके घर किसान, ऐसे किसान के घर में अगर कोई बीमार होगा, अगर 10,000 रुपए बीमारी में लगेंगे हॉस्पिटल में, तो उसको किसी से उधार मांगने पड़ेंगे। ऐसे परिवार के अंदर मैंने जन्म लिया था, और छोटा सा परिवार। और हमारे यहाँ पे ना गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे याद है ये बात, मैं हर जगह जरूर बताता हूँ। सर्दियों में गन्ने का सीजन होता है, जब गन्ना कटता है सर्दियों में, तो क्रेशर में जब गन्ना जाता था, उस दौरान ना ताजे ताजे पैसे आते थे, हर रोज नए नए थोड़े थोड़े, ठीक है। तो सर्दियों में हमारी लाइफ ठीक रहती थी, और जैसी सर्दियां चली जाती थी, उसके बाद लाइफ हमेशा कर्जे पे चलती थी। तो मुझे बड़ी नफरत भी है ब्याज के पैसों से, मुझे बहुत खुंदक आती है जो कोई ब्याज के पैसों की बात करता है, क्योंकि वो बिलीफ है कुछ बचपन के कि हमेशा अगर कोई भी चीज करी ब्याज से ही करी। हमेशा ताऊजी और पापा जो उधार मांगते थे और ब्याज पे पैसे मिलते थे, और मुझे याद है हमसे कभी ब्याज के पैसे ना उतरते नहीं थे, कभी नहीं उतरते थे, हमेशा रहते सालों साल। एक बड़ी सिस्टर की शादी करी थी अब से लगभग 20-22 साल पहले, लगभग 1 लाख रुपए लगाए थे इधर उधर से करके। मुझे याद है कम से कम 10 से 15 साल तक हमसे वो पैसे नहीं उतरे थे, ऐसे वाली स्थिति थी दोस्तों। ऐसा जीवन था। हम 2 बेटे थे, माँ बाप मेरे अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गए, बट हम 2 बेटे थे, और लोग माँ बाप को लगता है कि इनको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो जब बड़े होंगे 20 साल 22 साल के, तो स्थिति बदलेगी, ये कोई अच्छी नौकरी करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि माइंडसेट होता है कि पुलिस की जॉब करनी है, आर्मी की जॉब करनी है, बीएसएफ की जॉब करनी है, ऐसे वाला हमारे यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज्यादा है, था, आज भी है। तो मुझे भेजना चाहते थे आर्मी के अंदर, तो इसलिए मैंने पढ़ाई करना चालू कर दी। हम गांव में पढ़े, पहले गांव में छोटे स्कूल में पढ़े, फिर दूसरे स्कूल में पढ़े, 6ठी क्लास में दूसरे स्कूल के अंदर चले गए। और पढ़ने में ना मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसका एक रीजन भी है। जैसे ही मैं 6ठी 7वीं के अंदर पहुंचा तो मुझे चीजें समझ में आने लग गई कि यार पैसा नहीं है, गरीबी है। अगर आपने अच्छा पढ़ना है, अच्छी हायर एजुकेशन आपने लेनी है, कोई आपने अच्छा कोई कोर्स करना है, तो बहुत पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मुझे पहले से पता था कंडीशन क्या है, पैसे तो है नहीं। अगर आपने कोई अच्छी चीज करनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई और डिग्री हासिल करनी है, तो आपको या तो आप बहुत पढ़ाकू हो, बहुत ज्यादा, है ना, और तब भी गारंटी नहीं है कि नंबर लगेगा कॉलेज के अंदर कि नहीं लगेगा। तो एक माइंडसेट हो गया कि फाइनल हो गया कि यहाँ 10th करनी है, और 10th के बाद आपने भाई आर्मी की तैयारी करनी है, बीएसएफ की तैयारी करनी है, ऐसे वाला माइंडसेट हो गया। बट वो मेरा मन नहीं था। घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका माइंडसेट था, बट मेरा मन नहीं था कि मैंने वहां पे जाना है। मुझे याद है कि 6ठी 7वीं 8वीं पता नहीं कौन सी क्लास के अंदर मैंने इंडिया गेट और कुतुब मीनार देखा था। तो मुझे ये भी याद नहीं कौन से सब्जेक्ट में था, पता नहीं हिस्ट्री में था, किसमें था, तो देखा था इंडिया गेट, कुतुब मीनार, तो मेरे मन में एक चीज आती थी, यार कब दिल्ली जाऊंगा, मैं इन चीजों को देखूंगा। अंदर ही अंदर कुछ ड्रीम थे, हालांकि वो ड्रीम मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किए, कभी जो दिल के अंदर थे। तो मुझे पता था, देख तू पढ़ता तो अच्छा है नहीं, हायर एजुकेशन तेरी है नहीं, तो पता नहीं शहर में जाएगा नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है आर्मी में जाना पड़े। तो 1-2 बार आर्मी में ट्राई भी किया, बट फिजिकल नहीं हुआ, तो आगे नहीं बढ़ा, तो उसकी तैयारी ज्यादा नहीं करता था। बट कहीं ना कहीं मन के अंदर चीजें थी, यार ये इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ये देखनी है, वहां पे रहना है। मन में ऐसी चीजें थी, यार मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा, शहर में रहूंगा, तो गांव आया करूंगा 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद गाड़ी लेके आया करूंगा, लोग देखा करेंगे, यार फलाने का बेटा तो देखो यार क्या कमा रहा है। ऐसी फीलिंग्स दिल में होती थी, लेकिन वो थोड़ी देर तक होती थी, तुरंत बाद में आता, यार तू कर तो कुछ नहीं रहा, पढ़ा एजुकेशन में तो फिसड्डी है, तू करेगा कैसे। लेकिन आती बार बार थी, बट कभी किसी से शेयर
नहीं करी। तो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। अब मैं 9th में आ गया, 10th में आ गया। 10th में मैं पहली बार में फेल हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दूसरी साल फिर से कोरेस्पोंडेंस कहते हैं ना, प्राइवेट फॉर्म भरा। मैंने दूसरी बार फिर मैंने फॉर्म भरा, मैंने दूसरी बार भी फेल हो गया 10th में। अब मैंने लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने तीसरी बार मैंने फिर से फॉर्म भर दिया। वेस्टीज में कहते हैं ना, कम से कम 3 साल टिके रहो, निरंतर आप सेमिनार में आते रहो, सीएनटी आप जाते रहो, और जो काम बताया गया है बेसिक्स वो करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी दोस्त। तीसरी साल अब बताओ क्या हुआ होगा। सिंपल सी बात, एक्सपीरियंस था यार 2 साल का, बल्कि 3 साल का हो गया। लेकिन दोस्त मैं फिर फेल हो गया। अब तालियां तुम किस पे बजा रहे हो, मुझ पे? ट्रस्ट मी, एक बात बताऊं, अगर मैं अच्छा पढ़ लिख लेता ना उस समय, तो आज कहीं अकाउंटेंट होता, कहीं 40-50 हजार की नौकरी कर रहा होता। अच्छा हुआ ज्यादा ना पढ़ा, वेस्टीज में आ गया, बिजनेसमैन बन गए। तो लेकिन दोस्त मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, मैंने चौथी साल फिर से फॉर्म भरा। इस बार मैं पास हो गया। अब मेरे पास ना मार्कशीट पता कितनी 10th की? 4 है, 4। अब पता नहीं कुछ लोग बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे होंगे। मैंने 99 में पहली बार एग्जाम दिए थे 10th के। 2000, 2001, 2002 में मैं पास हो गया। उसके बाद फिर मैंने 12th भी कर ली। वैसे स्कूल तो कभी नहीं गया, बट नकल वकल मार के ना, तो एक्सपीरियंस तगड़ा था, ठीक नकल वकल का। तो 12th भी होगी। उसके बाद मेरे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी है। समझे नहीं समझे? सर्टिफिकेट है बस, वो रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। सर्टिफिकेट इसलिए बनवाया था उस समय, आज कल तो शायद नहीं बनते, चीजें सब ऑनलाइन है, बट तब बन जाते थे। हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा उसका, बट बन जाता था। वो इसलिए बनवाया था कि दिल्ली जाना है और प्राइवेट नौकरी करनी है। तो जो चीजें मन में थी कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, वो चीज हुई। जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना, बार बार आपके मन के अंदर कुछ चीजें होती हैं, वो आपकी लाइफ में एक दिन जरूर प्रकट होती हैं। ये सत्य है। आज हम जो भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, जो भी हमारी इनकम है, जो जैसा परिवार है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यस। तो दोस्त, जब मेरी 10th नहीं हो रही थी, एक चीज भूल गया मैं, तो घर वालों ने मुझे ना ट्रैक्टर के मैकेनिक का काम सिखाना चालू कर दिया था। मैंने 6 महीने ट्रैक्टर का मैकेनिक काम भी सीखा, बट उस दौरान ना 10th कंप्लीट हो गई, 4थी साल, फिर वो छोड़ छाड़ दिया। तो मैंने कई सारे काम करे और 2005 में दिल्ली आ रहा हूँ। 2005, 5 जनवरी 2005 मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दिल्ली मेट्रो, उस दौरान मेट्रो का बहुत नाम था, और मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में नौकरी हर किसी को चाहिए होती थी, डीएमआरसी। तो दिल्ली मेट्रो उस समय 4-5 स्टेशन चली थी, कश्मीरी गेट से और सादरा तक, बाकी जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो किसी रिलेटिव ने मेरी नौकरी लगवा दी दिल्ली मेट्रो के अंदर, ठीक है, कोई उनका जुगाड़ था और दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगवा दी। 40,000 रुपए घर वालों ने ब्याज पे लाके दिए। ब्याज पे, 3 का ब्याज समझते हो आप, वो वाला, वो भी 2-3 लोगों से लिए थे। 40,000 रुपए इकट्ठा कर रहे, और 5 जनवरी 2005 मजनू का टीला, यहाँ पे एक जगह है, वहां गुरुद्वारा भी है, उसी के सामने कुछ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे याद है 5 जनवरी 2005 को उन रेस्टोरेंट में बैठ के नीचे बेसमेंट में 40,000 रुपए दिए थे, वो भी ब्याज पे लेके दिए थे। अब नौकरी लगी कुलदीप की, कहां? दिल्ली मेट्रो के अंदर। मुझे उन्होंने कैब पैप ला के दिया, मेरी लगाई उन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर की नौकरी, ठीक है जी, जिसको कुछ नहीं पता। अब ध्यान देना, अगले दिन ड्यूटी जाना, मैं मामा के यहाँ पे मैंने रहना चालू कर दिया। नरेला में मेरे मामा रहते हैं, दिल्ली पुलिस में वो है, वहां पे रहना मैंने स्टार्ट कर दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे ड्यूटी बुलाया। अजमेरी गेट मेट्रो स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस समय मेट्रो स्टेशन बन रहा था। मैं नरेला से 120 नंबर और 131 नंबर बस आती है, मैं उसमें आता और अजमेरी गेट उतरता। और जिन्होंने मेरी नौकरी लगाई थी, जो वो लोग थे जिन्होंने 40,000 रुपए लिए थे, वो मुझे सुबह मिले, मैं पूरा दिन उनके साथ घूमा और शाम को वापसी मामा जी घर चला गया। और मामा जी ने पूछा, भाई कैसा रहा पहला दिन? मैंने बोल दिया जी बिंदास, बढ़िया रहा। दूसरे दिन मैं फिर आया अजमेरी गेट मेट्रो स्टेशन में, उन लोगों के साथ रहा। मैं, मामा जी ने फिर पूछा दूसरा दिन कैसा रहा? मैंने बोल दिया मामा जी बढ़िया रहा। तीसरा दिन, चौथा दिन, 4-5 दिन बीत गए। एक्चुअली मैं बड़ा साय नेचर का था, मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं थी, क्योंकि मैं गांव से पहली बार बाहर निकला था, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए, ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं थी। उस समय इंटरनेट वगैरह इतने नहीं थे, कुछ नहीं था।
एक शरीफ इंसान। चौथे पांचवें दिन मुझे कुछ एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। पता चला कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक स्कैंडल है बहुत बड़ा, जहां पे पैसे भी चले गए और पैसे किसी की हिम्मत नहीं कि पैसे वापसी मिल जाए। उधर मामा जी को बोल दिया मैंने कि हाँ नौकरी बढ़िया चल रही है, उधर घर बोल दिया। गांव में, गांव छोटा सा होता है और जब किसी की नौकरी लगती है ना सरकारी, किसी की आर्मी में लग गया, पता चल जाता है कि फलाने की नौकरी तो उसके तो भाग सुधर गए, उसकी तो आर्मी में हो गया सिलेक्शन। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसकी वहां लगी, उसकी वहां लगी। ऐसे मेरा भाई साहब नाम हो गया गांव में, उसके बेटे की नौकरी तो मेट्रो में लग गई और उनके तो भाग खुल गए। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, बेचारे बहुत गरीबी वैसी वाली हालत में थे, चलो अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसा गांव के अंदर चीजें हो गई। इधर 4-5 दिन निकल गए, उधर मामा जी को बोल दिया अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं फंस गया। लेकिन मैंने एक चीज ठान ली, अब चाहे कुछ हो जाए दोस्त, अब दिल्ली से घर नहीं जाना, कुछ ना कुछ करके ही दिखाना है। इस तरीके से मैं दिल्ली आया और 1-1.5 महीना, बिलीव नहीं करोगे आप, मैं हर रोज सुबह 120 नंबर बस पकड़ता, मैं अजमेरी गेट के आसपास आता, पूरा दिन ऐसे ही घूमता, मेरे जेब में पैसे भी नहीं होते थे, बस किराए को पैसे होते थे। सोचो किस तरीके से मैं कुछ, एक बार मुझे याद है पालिका मार्केट है ना, कनाट प्लेस में, यहाँ पे था, ऊपर पार्क है, उस पार्क में बैठा था और सर्दी का वो समय था, है ना, जनवरी फरवरी, और पालिका मार्केट में एक चाय वाला चाय बना रहा था। कई चाय वाले होते हैं ना जो बड़ी भीड़ होती है, अच्छी चाय बनाते हैं, है ना, इस तरीके से पलट के, ऐसा देखें चाय पीने का मन करता है, तो उस तरीके से बना रहा था। भीड़ लगी थी, मेरी जेब में शायद 3 रुपए थे लास्ट, या उस समय बस का किराया होता था 3, 5, 7 ऐसे कुछ होता था शुरू में डीटीसी का, है ना। तो मैं चूज कर रहा था कि साहब चाय पीऊं, चाय का बहुत मन था, या वापसी घर जाऊं। ऐसे वाले दिन मैंने देखे। 1.5-2 महीने के बाद मैं गांव गया और मैं और मम्मी और छोटा भाई हम दोनों रूम में लेटे हुए थे, सोए हुए थे, 9-9:30 बजे का टाइम था। जैसे हम बातें कर रहे थे तो मुझे रोना आ गया, जब मैं फूट के रोने लगा और मतलब मेरे होठ फड़फड़ा रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा, मुझे वो दिन याद है। तब मैंने बताया कि मम्मी पैसे भी गए, पैसे फंस गए और कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, आप लोग बेकार की खुश हो रहे हो। और अब हमें 3 लोगों को पता है, मुझे, भाई को और मम्मी को। अगर मम्मी कसम दी कि पापा जी को, ताऊ को मत बताना, गलती से मत बताना, मर जाएंगे वो। इतने शरीफ इंसान थे ना जिन्हें कुछ नहीं पता और जो कितने खुश थे। बहुत बड़ा धक्का लगेगा यार, झेल नहीं पाएंगे। तो अब मुझे पता है, मम्मी को पता है, भाई को पता है। मम्मी ने अपने भाई से बात करी, मामा से और कुछ लोगों से बात करी, तो उन्होंने कोई जान पहचान के और पर्सन थे नोएडा के अंदर, मुझे भेज दिया आरओ का काम सीखने के लिए। वाटर प्यूरिफायर काम उस समय नोएडा में बहुत चलता था, तो मुझे 1500 रुपए वो देते थे और लगभग मैंने 7-8 महीने आरओ का काम सीखा उनके साथ। उन्होंने मुझे एक रूम पे रख दिया, तो मेरे साथ 2-3 लोग और रहते थे। 1500 मुझे देते थे, खाना पीना सब कुछ देते थे, उनके रूम पे मैं रहता था, 1500 मुझे मिलते थे और सीखने का मेरा काम था। मैं काम करता, सर्विस करता था और सीखता था। अब 7-8 महीने के अंदर मैं काम सीख गया। अब बारी थी अपना खुद का काम करने की, बट बाइक वगैरह नहीं थी, मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, मैंने वो भी काम नहीं किया। उसी दौरान मुझे किसी ने, वहीं पे एक पर्सन और थे जो दूसरे आरओ का काम करते थे, मेरी नौकरी लगवा दी मदरसन सुमी के अंदर। अगर कुछ लोग जानते होंगे तो मदरसन एक फैक्ट्री है, मेरे उसके अंदर जॉब लगवा दी। क्या इसलिए लगवा दी कि मेरा एक जुगाड़ है, उनके रिश्तेदार एक मदरसन में अच्छे लेवल पे थे कि मैं उससे बोलकर तेरी जॉब लगवा देता हूँ, वो तू दुबई चला जाएगा। दुबई में उनकी 2 फैक्ट्रियां मदरसन की, वहां पे 2 साल बाद आते हैं, अच्छे खासे पैसे इकट्ठा करके लेके आते हैं, ओवर टाइम वगैरह लगा के 2-2.5-3 लाख रुपए तो इकट्ठा करके लेके आएगा। तो इसलिए मैंने मदरसन में जॉब लगा ली, बट मैं दुबई नहीं गया। मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, मैंने चूज किया कि मैं दुबई नहीं जाऊंगा, यहीं पे जॉब करूंगा। तो इस तरीके से मदरसन में जॉब करी। उसके बाद मैंने रिटेल सेक्टर के अंदर जॉब करी। मैंने कई डिफरेंट टाइप्स की मैंने नौकरियां करी। मैंने सिक्योरिटी कंपनी के अंदर मैंने फील्ड ऑफिसर की नौकरी करी जो गार्ड्स की देखभाल करते हैं, ठीक है ना, उनकी ड्यूटी वगैरह चेक करते हैं, मैंने वो वाली नौकरी करी। तो इस तरीके से जीवन चल रहा था, एक मिडिल क्लास लाइफ थी गाँव में। तो गाँव में रहने का प्लान किसलिए था, क्योंकि मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती थी। अब देखना लाइफ में कोई भी चीजें इत्तेफाक नहीं है। मम्मी कितनी तबीयत खराब होती थी, रहती थी, उनको गठिया की प्रॉब्लम थी, कई सारी प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम थी। तो मैं बड़ा था, बहू की जरूरत थी, शादी हो गई, प्लान था घर में रहने का। किसकी वजह से? ज्यादातर मम्मी की वजह से, ठीक है। लेकिन चीज हमें एक ऐसा डॉक्टर मिला शादी होने से 5 दिन पहले, उसने बोला तुम शादी बिंदास करोगे। मेरठ के अंदर किसी ने बताया कि तुम शादी बढ़िया करोगे, तुम ठीक भी हो जाओगे, दवाई तो वैसे हमेशा थोड़ी बहुत चलती रहेगी। वही हुआ दोस्त। शादी के बाद लगभग 2 महीने बाद तक मम्मी बिल्कुल परफेक्ट हो गई।
बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और हमने 5-6 महीने के बाद फिर से प्लान बनाया। खुद मम्मी ने बोला कि तुम क्या करोगे अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या करोगे, जाओ फिर से कुछ करो। तो हमने दोबारा से फिर से कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढी और 2000 दोबारा से वापसी आए। 2014 के अंदर हम दोनों ने, मैंने और मेरी वाइफ ने कोर्स किया हेयर स्टाइलिंग का। किसका? हेयर स्टाइलिंग का। क्योंकि देखो इंग्लिश मुझे आती नहीं तो मैं करूँ क्या? मैं कोई प्रोफेशनल बनना चाहता था कि कोई काम आए मुझे जिसके बिहाफ पे मैं पूरा जीवन अच्छा चला सकूं। क्योंकि मैं कभी फील्ड की नौकरी, कभी क्या नौकरी, कभी क्या नौकरी, कभी क्या नौकरी, कब तक चलेगा? मेरे ना कहीं ड्रीम थे, कहीं ना कहीं सपने थे। एक तो ये होता है जीवन की एकेडमिक ज्यादा अच्छी है, बल्कि एकेडमिक तो क्या, मैं तो ये कहूंगा आज की डेट में ग्रेजुएशन वाला पर्सन भी ना कुछ नहीं है, वो 10-12-15 हजार की नौकरी करता है, उससे ज्यादा कर सकता है क्या? मैं वो नहीं चाहता था, इसीलिए मैं चीजों को बार बार बदलता था और इसीलिए मैं ढूंढ रहा था क्या करें क्या करें क्या करें। हमने पैसा इकट्ठा किया, लगभग 2.5-3 लाख रुपए हमारे लगे, मेरे और वाइफ के। हमने अच्छे लेवल पे VLCC इंस्टीट्यूट से हमने हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया 2014। मैंने भी और मेरी वाइफ ने, मैंने दिल्ली ब्रिज बिहार से और उन्होंने नोएडा से। कोर्स इसलिए किया, हमारा प्लान, अब ध्यान देना, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब मैं क्या बन गया? हेयर स्टाइलिस्ट, एक अच्छे लेवल का हेयर स्टाइलिस्ट। उसके बाद एक बड़े ब्रांड के अंदर नौकरी लगी, फिर दूसरे के अंदर, ठीक है। अब मैं बहुत जल्दी अपने आप को अपडेट कर रहा था। अब हमारी फाइनल जो प्लानिंग थी जीवन की, लाइफ की, वो ये थी कि मैडम को सैलून ओपन करवाना है और मैं फ्रीलांसिंग करूंगा। फ्रीलांसिंग मतलब जैसे हाँ, शूटिंग्स वगैरह, ये बहुत सारी चीजें, घर पे जाके मेकअप करना, शादी ब्याह के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, ठीक है। ये प्लानिंग्स थी, ठीक है। और मैंने अपनी पूरी किट वगैरह, प्रोफेशनल किट मैंने पूरी खरीद ली थी, पूरे मेकअप वगैरह की, कई हजार की, लगभग 30-40 हजार की, ये सब किटें वगैरह हमने व्यवस्था कर ली थी। और हमने काम भी करना चालू कर दिया था। हम MP तक भी हम ब्राइडल वगैरह करने गए थे, मैं और मेरी वाइफ। तो हमने सैलून से निकल के, सैलून के क्लाइंट्स होते थे, चोरी छिपे उन क्लाइंटों के हम कुछ बड़े काम घर भी कर देते थे कि मैडम आप यहाँ पे क्यों करवा रहे हो, गलत काम था ये। क्योंकि बड़े ब्रांड के अंदर नौकरी कर रहे थे कि मैडम ये 10,000 का काम 5,000 में कर देंगे आपके घर। तो हम ऐसा भी करते थे। मतलब हमने पूरी किट वगैरह तैयार कर लिया। और फाइनल डेस्टिनेशन क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। मैं क्यों बता रहा हूँ टीवी, लोग निर्णय नहीं ले पाते, इसीलिए कामयाब नहीं होते। मैडम को सैलून ओपन कराना है और मैंने फ्रीलांसिंग करनी है और पैसा कमाना है। सैलून इंडस्ट्री को अच्छे से जान गए थे, कई बड़े ब्रांड, एफिनिटी, लुक्स, वो एक बड़ा नेटवर्क है ना, गीतांजलि के बड़े, जिनके 50-100 सैलून्स हैं। अब प्लानिंग ये थी कि हम एक सैलून, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 3, 4, इस तरीके से एक ब्रांड बनाएंगे सैलून का, ये प्लानिंग थी। अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट मैं बन गया, लेकिन दोस्त कुदरत का कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि कुदरत चाहती थी लग्जरी जीवन देना, तेरे बड़े सपने हैं, तू इसके लिए नहीं बना, तुझे कुछ और ही करना है। 2016 है, जून 2016। कहते हैं ना, कभी भगवान तो धरती पे नहीं आता, किसी ना किसी फरिश्ते को भेज देता है। ऐसे फरिश्ते मेरी लाइफ के अंदर आए, भोजन शर्मा, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया। बता तो पिछले 1-1.5 साल से रहे थे, बट हम उनसे मिलते नहीं थे। वो हमें घर बुलाते थे बार बार, या हमारे घर आना चाहते थे। हम उन्हें अपने घर नहीं बुलाना चाहते क्योंकि हम रेंट पे रहते थे, और रेंट पे रहने वाले की स्थिति कैसी रहती है आप लोग जानते ही है ना। तो हम बुलाना नहीं चाहते थे, वो मिलके ही बताएंगे। बट हम जब काफी दिन हो गए, फिर हम गए उनके पास, उनसे मिले, हमने चीजों को देखा। तो बल्कि उन्होंने खुद बिजनेस नहीं बताया, हमें बिजनेस बताने के लिए किसी और को बुला के लाए, जिनको बुला के लाए उनका नाम था पूरन सिंह डबराल जी। एक बार जो है ताले चाहूंगा उनके लिए। मैं और वाइफ दोनों गए थे उनके घर पर, उन्होंने बिजनेस बताना चालू किया। एक चीज समझ में आई यार, जो उन्होंने बिजनेस बताया, पर मैं ध्यान से बताता हूँ आपको। उन्होंने कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर एक फाइल निकाली जिसके अंदर उन्होंने अपनी कुछ अचीवमेंट्स लगाई हुई थी। वो अकाउंट्स के मैनेजर थे, और मई 2012 में उन्होंने वेस्टेज की शुरुआत करी थी। मई 2012 में शुरुआत करी थी, और 2016 की बात है ये, ठीक है। उन्होंने 4 साल तक पार्ट टाइम किया था इस बिजनेस को। और जब उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिखाई ICICI बैंक की, रेड कलर की स्टेटमेंट आती थी, तो मई में उनकी जो सैलरी थी, जहां वो नौकरी करते थे अकाउंट्स के मैनेजर, वो थी 32,000 कुछ रुपए। और वेस्टीज से मई 12 का जो पे आउट था वो था 13 रुपए। हर महीने का पे आउट दिखाते गए 2016 जनवरी के अंदर वेस्टीज से
उनकी इनकम थी 1,20,000 रुपए। सुनो सुनो, ताली बजाओ, सुनो सुनो, वेस्टीज, ध्यान से सुनो, वेस्टीज से 1,20,000 और सैलरी थी लगभग 53,000 रुपए। पार्ट टाइम था। 32,000 से 53,000, जो कि नौकरी हो गई 20 साल से ज्यादा, एज हो गई, उम्र हो गई 25 से 30 साल नौकरी कर ली, अकाउंट्स के मैनेजर बन गए। 32,000 से 53,000, वेस्टीज है पार्ट टाइम 13 रुपए से 1,20,000। अब ये बताओ मुझे, कौन सा अच्छा था? सोचो। अब यहां पे पॉजिटिव सोचो कि नेगेटिव सोचो? सोचने वाली बात है। उस समय नौकरी छोड़ चुके थे, विदेश यात्राएं देखी, प्लेन्स की फोटो दिखाई, कई सारी अपनी विदेश यात्रा दिखाई, तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया। शुरू में तो विश्वास नहीं हो रहा था, बट एक चीज समझ में, सारा नुकसान क्या है? सिर्फ ब्रांड चेंज करके, साबुन बदल के, सिर्फ साबुन का कलर बदल के और लोगों को बता के, कुछ लोगों की ना सुनने के बाद, कुछ ताने सुनने के बाद, अगर 4 साल के अंदर कुछ विदेश यात्राएं हो सकती हैं, अगर 4 साल में भी 1 लाख महीना, 1.5 लाख महीना पहुंचा जा सकता है, टाइम फ्रीडम मिल सकती है, स्टेज पे बोलने को मिल सकता है, लोग बहुत सारे जानेंगे इंडिया के अंदर, तो साला क्या बुराई है? सोचो। नेगेटिव तो कितना नेगेटिव सोच लो, पॉजिटिव सोच लो कितना सोच लो। तो ये सोच के बिजनेस की शुरुआत कर दी। और दोस्त, मैंने जो गलतियां लोग करते हैं वो मैंने नहीं करी। सबसे पहले ज्वाइन तो हो गया था। देखो, हमारी एंट्री बिजनेस के अंदर सडनली लगती है ना। एक बंदा आता है बैग लेकर, कार बुक लेकर, ले भाई ये ऐसे, ये इतने कमा रहा है, ये इतने कमा रहा है, ये वेस्टीज है, तू बन जाएगा लखपति। और लोग थोड़ा मोटिवेट होंगे, लोगों को लगता है क्या है, नुकसान तो कुछ नहीं है, चल कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब कुछ रिसर्चेस नहीं करते, पढ़ते नहीं, देखते नहीं, इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते। मैंने पहले 3 दिन, अब ध्यान देना, मैंने बिजनेस स्कूल किताब पढ़ डाली, 3 से 4 दिन लगे होंगे। और द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय, ये मैंने पढ़ डाली 3-4 दिन के अंदर, 2 किताबें खत्म कर दी। मेरा विश्वास जमीन से आसमान तक चला गया। मैंने हेड ऑफिस विजिट किया। कितने लोगों ने हेड ऑफिस विजिट किया? आजकल तो लॉकडाउन था, चीजें अंदर नहीं जा रहे थे, लेकिन मैंने विजिट किया। अंदर नहीं जा पाया, बाहर से घूम के देखा कि जहां मैं अपना करियर लगाने जा रहा हूं, ध्यान देना दोस्त, जहां आप अपना करियर लगाने जा रहे हो, जीविका जहां से आपकी चलेगी, वो कौन लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, क्या है उनका इतिहास, कहां से वो चला रहे हैं, क्या सच है कि झूठ है, इंडस्ट्री क्या है। बहुत इस दौरान बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस भी आई, बहुत सारी भाई, बहुत सारी। कोई कह रहा मुझे ये हो गया, मुझे इतने दिन हो गए, मैं वहां पे, तो ऐसी नेगेटिव वीडियो की बंदा भाई से छोड़ के भाग जाए। लेकिन मुझे पता था 2 चीजें मुझे पता थी कि आप किसी की ओपिनियन पे विश्वास करोगे, किसी की सलाह पर विश्वास करोगे, या फैक्ट्स पर, डेटा पर विश्वास करोगे। यूट्यूब पे तो कोई भी डाल दे, मेरा दूध सबसे बढ़िया, मिल्कमैन है, कोई कुछ भी डाल सकता है, फ्रीडम है, मैं कुछ भी डाल सकता हूं, यहां से निकल के आप कुछ भी डाल दो, सब चलता है। बल्कि नेगेटिव ज्यादा बिकता है, नेगेटिव ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। न्यूज चैनल देख लो आप, नेगेटिव जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा लोग देखते हैं। सुबह 2 घंटे आप सत्संग सुन लो और नेगेटिव न्यूज आप ओनली 10 सेकंड देख लो, कौन सी याद रहेगी शाम को? सिंपल, 10 दिन बाद भी याद रहेगी। तो लोग नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट मैं नहीं हुआ, क्यों? बिजनेस स्कूल पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि मैंने वो आईसीआईसीआई बैंक का स्टेटमेंट देखा था, साथ में फॉर्म 26AS देखा था, टीडीएस सर्टिफिकेट देखा था। अपनी आंख, किसी और की आंखों से नहीं, अपनी इन आंखों से देखा था। मैं उस यूट्यूबर की बात क्यों मान लूं? सोचो, जिंदगी मेरी, परिवार मेरा। मैंने सिस्टम को समझने में लगाए कई दिन, 8-10 दिन टोटल लगाए होंगे। और दोस्त, मैंने निर्णय ले लिया, 8-10 दिन लगे होंगे मुझे, बल्कि उससे भी कम निर्णय लेने में, कि अपना जीविका अब मैं वेस्टीज को बताऊंगा। अब लोग ना इसको सालों साल कर रहे हैं, 6-6 महीना कर रहे हैं, कई महीने तक उनको यही पता नहीं है कि करना ये है या वो वाला जो पहले से कर रहे हैं, और फिर कहते हैं सफलता नहीं मिल रही। या सीरियसली, इंसान बदलते नहीं है, कोई अपने आप को बदलता नहीं है। पता है लोग कब बदलते हैं? जब बदलना मजबूरी हो जाता है। कोई बदलना चाहता, कष्ट होता है बदलना।
तो दोस्त अब ध्यान देना, अब दोबारा से आ रहा हूं मैं। जिस इंसान ने 10-12 साल इतने बुरे देखे हो इंडिया के अंदर अपनी लाइफ में, जिसके रिश्तेदार उसको ताना मारते हो, मम्मी को, घर वालों को ताना मारते हो, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी हमारी शादी में, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, अदर कास्ट वैसे थे, बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत ताना मारते थे कि तुझे यही डुबाएगा, तुम्हारे घर को डुबाएगा, ये करेगा, वो करेगा। ऊपर से कितने सारे काम, कभी ये कभी वो। उसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट बन गया, चीजें सेट होने वाली थी, अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, और मुझे भी लगने लगा अब चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अब मेरे पास एक प्रोफेशन है, मैं मेहनत करके कुछ भी कर सकता हूं। यहाँ पे मेहनत की मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तो मैंने खुद ही करनी है, ठीक है। चीजें पटरी पे आने वाली थी, शादी होगी, बेटी हो गई। जब एसटी को ज्वाइन किया था, बेटी थी लगभग मेरी, हमारी 7-8 महीने की रही होगी। तो सोचो, जिसने इतने बुरे दिन देखे हों, कोर्स किया हो, पैसे लगाए हों, अब जिंदगी वहां पटरी पे आने वाली है, बच्चे हो गए, बेटी हो गई, क्या अब वो फिर से ट्राई कर सकता है? आसान है बदलना? आसान है? नहीं है आसान। लेकिन मैंने बदल दिया 8 दिन के अंदर अंदर, शिफ्ट कर दिया इधर से इधर। विश्वास, ट्रस्ट, फेथ ही सब कुछ है। लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, विश्वास नहीं है। हम कहीं ना कहीं सेल्स के बिजनेस में हैं, और जो लेके जाओगे वो ट्रांसफर कर दिया होगे। लेके क्या जाते हैं? डर। मैंने कई ऐसे लोगों को देखता हूं जिनकी इनकम वेस्टीज में 30-40 हजार रुपए है, 30,000 रुपए है, सही आ रही है, एक एलओपी परमानेंट आ रही है, तो भी आ रही, ठीक है। लेकिन पिछले 20 साल से वो 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और अब जरूरी है छोड़ना, नेटवर्क बन गया। क्यों? डर, फेथ नहीं है। किस पे? अपने ही सिस्टम पे, वेस्टीज पे, अपनी इनकम पे फेथ नहीं है। कैसे बड़ा कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी है? नहीं है। फेथ ही सब कुछ है, विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास से ही कॉन्फिडेंस आता है आपका। आप जब किसी को प्लान दिखाते हो तो क्या ट्रांसफर करते हो? कॉन्फिडेंस। कोई बता किसको ज्वाइन करता है? वेस्टीज को? क्या किसको ज्वाइन करता है? आपको ज्वाइन करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ज्वाइन करता है, आपके शब्दों को ज्वाइन करता है। और जब आपके पास फेथ होता है, फेथ किस पे? आपका अपने आप पे, आपकी इंडस्ट्री पे, आपकी वेस्टीज पे, वेस्टीज के प्रोडक्ट पे, वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान पे, आपकी टीम पे, आपके अपलाइन पे, इन सब चीजों पे फेथ जब होता है आपको, और आपको दिखाई देता है, दिख रही है वो चीज जो होने वाली है अब से 1 साल 1.5 साल बाद, आज दिखाई दे रही है, गारंटी के साथ दिखाई दे रही है। तो जब ये इन चीजों पे फेथ होगा तो आपकी चाल भी अलग होगी, आपके शब्द भी अलग होंगे। समझा पा रहा हूं मैं? यस, हर एक्टिविटी अलग होगी, फेस के एक्सप्रेशन अलग होंगे आपके। तो इस कॉन्फिडेंस से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज, मैं देखता हूं लोगों को, पिछले 5 साल से मैं भी देख रहा हूं दोस्त, इनमें से एक भी चीज लोगों के पास नहीं होती। होता है तो क्या? सिर्फ डर। कैसे बताऊंगा, है ना? विश्वास ही नहीं, ना प्रोडक्ट पे विश्वास, ना कंपनी पे विश्वास, ना अपने आप पे विश्वास, ना टीम पे विश्वास, ना अपलाइन पे विश्वास, बस लगे हुए हैं। तो इसीलिए ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। अपने बिजनेस की सबसे बेसिक चीज क्या है? क्या है? रिक्रूटमेंट करना, लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लेके आना, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करना। सबसे बेसिक चीज क्या है? इंडिविजुअल प्लान शो करना, ज्यादा रिक्रूटमेंट करना। जब ज्यादा लोग रिक्रूट होंगे तभी तो, ज्यादा रिक्रूट है तो तभी तो ज्यादा लीडर मिलेंगे। अगर रिक्रूटमेंट ही महीने में आप 1 करोगे तो कहां से लीडर कन्वर्ट होगे? अगर 1 महीने में 30 रिक्रूटमेंट करी तो लीडर में कन्वर्ट होने की चांस है कि 5 लोगों के नहीं है। तो हो ही 1 रहा है, 2 हो रहे हैं, तो कैसे होगा? और ज्यादा रिक्रूटमेंट कब होगी? जब आपके पास फेथ होगा, एवरीथिंग, हर चीज पे फेथ होगा। तो वो मेरे पास था। अब बाहर निकलने के मत पूछना, सर बता दो कुछ, बता दिया। फेथ था। अगर फेथ नहीं होता तो उस प्रोफेशन को, जहां पे पैसे लगाए, जहां अच्छा स्टाइलिस्ट बना,
जब मैंने वेस्टी की शुरुआत करी, मैंने अपने दोस्तों को सबसे पहला बंदा कहाँ बताता है, उसकी बगल में काम वाम कर रहे हैं ना, उसके फ्रेंड हैं, उनको बताया। मुझे लोग ऐसे बोलते थे, भाई कुछ नहीं है, बेकार की चीजें हैं, मैंने करके छोड़ दिया, तू कहाँ फंस गया, तूने पैसे लगाए हैं तो अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बना, तेरी अच्छी क्लाइंटेज है। 1500 रुपए का एक हेयर कट होता था जो मैं करता था, ऐसे ब्रांड के अंदर मैं नौकरी करता था। इतनी अच्छी क्लाइंटेज है, तू इतने पैसे कमाएगा, है ना, तू लाखों लाखों रुपए महीना से कमा। हाँ, कमा सकता था लाखों महीना वहां से, लेकिन सिर्फ लाखों तक ही बस, उससे ज्यादा फिर 10-20 लाख नहीं होता है ना, टाइम फ्रीडम नहीं होती। तो मुझे लोगों ने बहुत रोका, लेकिन मैं नहीं रुका, मैंने डिसीजन लिया, नहीं भाई अब आगे की जिंदगी ये है, इस इंडस्ट्री में है। कियोसाकी को पढ़ लिया था, देख लिया था, फील कर लिया था उन चीजों को, एहसास हो गया था। क्या मैं समझा पा रहा हूं अब आपको? तो यहां ज्यादातर लोगों की कृपा अटकी होती है और फिर कहते हैं हो नहीं रहा। समझा पा रहा हूं दोस्त? यस। तो निर्णय लिया और काम करना चालू कर दिया। तब से लेके अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश करी, बहुत रोकने की कोशिश करी, मेरे साथ का एक ना आया भाई साहब, एक भी, 1% मेरे साथ का बंदा नहीं आया। जो मेरे बहुत अपने थे ना, बहुत खास थे, जो अपने गांव के दोस्त थे, अपने रिश्तेदार थे, कोई नहीं आया। अब वो आए ना आए, क्या हमने बिजनेस नहीं करना? क्या लोगों की कमी है? कमी हो तो मुझे बताओ। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? पता है किसी को? लगभग 60-70 लाख लोग। तुम कह रहे चलो वेस्टिज भाई 2.5 करोड़ है, क्या बोल गया? अरे बेटा है तो जोइन है वो। ये WFDC का डेटा है 2020 का, लगभग 60 लाख लोगों का। 80 मान लो तुम, बस। बाकी लोगों को सिर्फ ऐसी दूर दूर से पता है। अच्छी बात है, साला पता तो है, पता तो है, यस, सब खाली है। ये डेटा मेरे पास था। लोगों को लगता है सबको पता है, अब किसको बताऊं? बस कब खाली है, हम चले जाएंगे इस धरती से, हमारे बच्चे भी चले जाएंगे, तब भी खाली रहेगा। यूएसए के अंदर लगभग 80 साल से नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, सबसे बड़ा टर्नओवर वहीं है, और आज भी सबसे ज्यादा लोग वहीं पैसा कमाते हैं। 80 साल में भी वहीं सबसे ज्यादा सेल है। 32 करोड़ की जनसंख्या और इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या है। लगाओ, सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है। लोग कैलकुलेशंस पे, डेटास पे नहीं जाते, लोगों की बात मानते हैं। साला आजकल हर इंसान तो यूट्यूबर बन गया। 5% ने भी यूट्यूब चैनल खोल लिया अपने, प्लान दिखा, यूट्यूब साला प्लान दिखाना नहीं आता, यूट्यूब चैनल है उसका। यही गड़बड़ है ना? है कि नहीं है? गलत है भाई। बेसिक करो, प्लान दिखाओ, बस कुछ मत करो। तो दोस्तों, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। इस पे खुद पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, क्लाइंट पे, डाउनलाइन पे, क्या मिलने वाला है आपको 1 साल के बाद, उस पे विश्वास होना चाहिए आपको। क्लैरिटी हुई? yes. ये मेरे साथ था, मेरे पास था, इसलिए शायद मुझे सफलता मिली। आगे लेके चलता हूं, कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। मेरे मम्मी पापा, मैं चाहूंगा बहुत जोरदार तालियां आप मेरे पेरेंट्स के लिए। मतलब जीवन में कभी भी नहीं यार, मैंने सपना देखा ही नहीं था। चलो बोल देता हूँ, पर कई लोग विश्वास नहीं करते इस बात पे। हमारे गांव से हरिद्वार जो पड़ता है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होगा, हापुड़ से 150 पौने 200 इतना ही है समथिंग, ध्यान में नहीं, इतना ही है। ट्रस्ट में मैं कभी हरिद्वार भी नहीं गया, बिलीव मी, हमारे घर की ऐसी स्थिति थी, कभी नहीं करना है, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वैसे मिल गया, अब तो खैर सब जगह जाते हैं, बट उससे पहले मैं कभी हरिद्वार भी नहीं गया। हेलो, समझा पाया? यस। और मेरी कहानी नहीं है, बहुत लोगों की कहानी है, हकीकत है। तो समुद्र में गए, वहां पे ना एक बोट थी, इसको कहते हैं बनाना बोट। बनाना की तरह लग रही है ना? उसने बोला कि ये बनाना बोट है, इस बोट में ना आगे ये पीछे आपको ये दिख रहा है स्कूटर, ये बहुत स्पीड से भागता है, स्पीड बोट होती है, इससे इसको रस्सी से बांध देंगे, यहाँ पे रस्सी बंध रही है और समुद्र में चक्कर लटवा के लाएंगे। और इतनी सी मोटी थी, बस सोचो पलट गई तो
फील करो, थोड़ा सा झटका उटका लग गया, कुछ लहर वहर आ गई, सीधा नीचे। हमने बोला देख अंदर जाना नहीं है, क्योंकि मुझे पता था हमारे क्या दिन है, क्योंकि मुझे पता था कि गाड़ी कैसे आएगी, सेमिनार कैसे होंगे, चीजें कैसे कैसे होंगी। फिजिकली तो बाद में दिखेंगी, बट हमें एहसास 5% से था। बहुत बड़ी बात बोल दिया, अगर आपको समझ में आई हो मेरी बात, ठीक है। हमें पता था कि हम यहाँ सेमिनार अटेंड करते थे, हर महीने साला 2-2 भी करते थे, ठीक है। हमें पता था कि साला सेमिनार में दिखानी है। मैंने बोला उसको देख भाई अंदर लेके मत जियो, सेमिनार में दिखाएंगे इसको, तुम्हें यहीं चक्कर कटवा दे इस तरीके से। भाई मतलब बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया स्पीड बोट समुद्र के अंदर। और ये हाँ, ये देखो क्या पहना है मैंने क्या पहना है, इसे गाउन कहते हैं ना। इसको हम देखते थे मूवीज वगैरह में, देखते थे विलन या कोई अमीर लोग पहन के सुबह कॉफी वॉफी चाय वाय पीते, लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं थी यार इन चीजों की। जैसे ही रूम के अंदर एंट्री करी, मेरे साथ एक सर थे चौहान जी, हमने एंट्री करी, रूम खोला, अलमारी खोली तो 2 टंगे थे। मैंने पूछा चौहान जी ये क्या है, कहने लगे गाउन है गाउन। वो थोड़ा पढ़ लिखे तो पहले भी एक बार विदेश जा चुके थे अपने सलून की तरफ से कुछ कोर्स करने। तो हमने सोचा था कि रात को तो पहनेंगे नहीं, हम सुबह पहन के सारा फोटो खिंचवाएंगे सेमिनार में। हमने सुबह पहन के इसके फोटो खिंचवाए थे, उन्होंने भी अपनी सेमिनार में लगा रखा होगा जरूर। यस, ऐसे वाले, लेकिन बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। ये बीच पे देखो पूरी टीम, वेस्टीज, दूसरा विदेश यात्रा, भाई साहब ये बड़ा जबरदस्त फॉरेन टूर। अगर कभी आपको मिले ना ये वेस्टीज की तरफ से, या वैसे ही मौका मिला तो जरूर करना। ये 14-15 फ्लोर का था, 1750 वेस्टीज है इस पे, 1750 वेस्टीज हम क्रूज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं भाई साहब। पहले मलेशिया लैंड करके क्रूज, ये क्रूज में एंट्री कर रहे हैं, वहां के क्रू मेंबर है ये लोग, क्रू मेंबर है। देखो देख रहे हो ना, वेस्टीज की कैप पहनी है। ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है, हर जगह वेस्टीज, अंदर घुसे भाई साहब, टीवी में वेस्टीज, जहां देखो वहां वेस्टीज। और ये इतना बड़ा था, हमारा रूम ना इसमें बीच में था, बिल्कुल मिडिल में, मतलब आधा इधर था जहां मैं खड़ा हूं, ये हमारा रूम है यहाँ पे, और मैं रूम बीच में खड़ा हूं। इधर देखो कितना लंबा है, दिख रहा है कितना ही इधर है, और सोचो कितना बड़ा होगा है। बस 1750 लोग तभी तो आए। यस, कई सारे, तो मुझे लग रहा है 6-7 तो रेस्टोरेंट थे इसमें, एवरीथिंग सब कुछ था, बहुत बड़ा यार, अमेजिंग, बहुत मजा आया। सब क्रूज की है हमारी पूरी टीम, ये क्रूज के ऊपर पूल, ठीक है। ये देख लो भाई, समुद्र सैर कर रहे हैं। वहां से मलेशिया से हमें थाईलैंड ले गए, पता है, मलेशिया थाईलैंड ले गए, फिर जाके छोड़ दिया, 4 घंटे मजे लेके आओ, फिर वापसी इसी में आ जाना। यस, और ये क्रूज पे लोग डांस कर रहे हैं, ये देखो भाई साहब, ये देख रहे हो मेरी वाइफ है, देखो ये एंजॉय है। वेस्टी ना होता तो एक बिल्डिंग और है भाई, ये बड़ा जबरदस्त सीन था। एक बिल्डिंग थी 65 फ्लोर, फील करो, सुनो ध्यान से सुनना, 65 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी भाई। अरे फ्लोर पे हम ना, ऊपर कहां है बाद में बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पे फ्लोर खत्म हो गया, मान के चलो ऊपर 65वां फ्लोर, ठीक है, छत पे आ गया, यहाँ फ्लोर खत्म हो गया। और फ्लोर खत्म होने के बाद 10 फुट तक शीशा लगा दे आगे, बालकोनी है ना, बालकोनी मतलब शीशा लगा 10 फीट, ठीक है जी। और फिर तुम सके शीशे पे चढ़ जाओ, 65 फ्लोर, जी कांच चढ़ जाओगे। हमें समझाया गया, इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रक्शंस है ना, वो दी गई। बोला कि उसमें 5 लोगों को ज्यादा मत चढ़ना, ठीक है, वो कुछ क्राइटेरिया। लेकिन मैंने देखा वेस्टीज 8-8 10 लोग लेटे थे इसमें, ऐसे लेटे थे। ये देखो हम भी ऐसे लेटे थे, मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, ये यहाँ पे ये दूसरी बिल्डिंग दिख रही है, अगर आपको दिखाई दे रही हो, दूसरी बिल्डिंग का हेलीपैड दिख रहा है भाई साहब, ये इतनी ऊंची थी। लेकिन बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। वेस्टीज ना होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता है, वहीं का है कुआलालंपुर का। तीसरी विदेश यात्रा वहां पे, ये भी थाईलैंड की थी शायद जी। शेरों को दूध पिलाया किसी ने, हमने पिलाया। यहाँ पे एक मैसेज भी है, बीफ। आपने कभी देखा शेरों को जंगल में? किसने शेर देखे? ये विश्वास कर सकते हो आप कि शेर चल इधर बैठ, हट, खड़ा, ऐसा हो सकता है शेर के साथ? पॉसिबल है क्या? सोचो। लेकिन विश्वास, बिलीफ, उसका विश्वास तोड़ दिए, उसके बिलीफ तोड़ दिए, उसको इस तरीके से कल्चर में रखा गया जहां जो जैसा पलता है वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर उसको दूध पिला रहे हैं, ये देखो,
ये असली है, नकली नहीं है। थाईलैंड में एक जू था, टाइगर जू, वहां टाइगर ही टाइगर थे भाई साहब, टाइगर ही टाइगर थे। अब ध्यान से, जैसे हमने उस जू में एंट्री करी ना, एंट्री करते एक पिग था, पिग समझते हो, मादा पिग थी बहुत बड़ी, गाय की जितनी बड़ी थी, ऐसे लेटी हुई थी फैल के, और उसका दूध पी रहे थे 4 शेर के बच्चे, इतने छोटे छोटे। पिग लेटी है, गाय, पहले तो गाय समझी, गाय है वाइट कलर की, देखो अच्छा तो पिग, तो भाई 4-5 शेर के छोटे छोटे बच्चे उसका दूध पी रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ, और आराम से लेटी है, रिलैक्स हो गए। जैसे हमने वो पार किया, 2 कदम आगे बढ़े, एक बब्बर शेर और शेर के साथ 4-5 पिग के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और ऐसे ऐसे कर रहा है, वो कूद रहे हैं उस पे। माहौल, बिलीफ, समझा पाया? दिखने में शेर दिख रहा होगा, ये शेर नहीं है, दूध पी रहा है, ये है पिग। समझा पाया दोस्त? यस। आगे लेके चल रहा हूं। ये अंडर वाटर 4था विदेश यात्रा, साउथ अफ्रीका, जंगल सफारी का नाम सुना होगा आपने, साउथ अफ्रीका, खूब जो नेशनल ज्योग्राफी में देखे होंगे, ये वही है भाई साहब, असलियत है। ये हमारे फोन के कैमरों से खींचे हुए फोटो है, शेरों के, जिराफ, यहाँ पे जिराफ भी है, ये रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो जिराफ है, सारी चीजें। बाली सर वहां पे जब मैनेजमेंट ऐसे हो भाई साहब, बहुत सारे लोग थे वहां पे, वेस्टिजन जो विदेश यात्रा थी, बाली सर खुद अपने कैमरे से फोटो खींचते थे, लोग इकट्ठा कर रहे थे, ऐसे हो जाए, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर इकट्ठा करता था, ग्रुप का फोटो खींचते ना, बाली सर अपने कैमरे जैसे कर रहे थे। सोचो, ऐसा हमारा मैनेजमेंट है यार, सोचो हम कैसे मैनेजमेंट के साथ हैं, इतना डाउन टू अर्थ। आगे लेके चलता हूँ, जंगल सफारी एंजॉय, ये टेबल माउंटेन मोस्ट एंजॉय किया यार। 10 दिन तक हम केप टाउन में थे, ये केप टाउन है, ये इस ग्रुप की बात कर रहे थे, बाली सर फोटो खींच रहे थे इस ग्रुप का, ये छोटे छोटे वहां के बच्चे, साउथ अफ्रीका के काले काले, ये ठीक है, जिंदगी बदल गई यार। ये रोबिन आइलैंड है, जहां पे अगर आपने सुना हो, उनको सुना है आपने, कौन थे वो, नेल्सन मंडेला है ना, गांधी जी, दूसरे गांधी थे वो, है ना, जैसे इंडिया में गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल निभाया भारत को आजाद कराने के लिए, ऐसे नेल्सन मंडेला जी ने अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा रोल निभाया। सेम जैसे इंडिया पे कब्जा था अंग्रेजों का, वैसे ही वहां भी था। वो तो अभी आजाद हुए, लगभग 20-25 साल पहले आजाद हुए सर, तो 27 साल वो एक जेल में रहे, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। उस टापू, एक छोटा समुद्र के बीच रोबिन आइलैंड, ये जेल है बेसिकली, रोबिन आइलैंड पे पूरी जेल ही जेल है बस। यहाँ पे नेल्सन मंडेला थे, किस कोठरी में थे, कहाँ, सब कुछ उनकी सब चीजें रखी हैं, सब कुछ दिखाया। अभी तो 25 साल पुरानी तो बातें हैं सारी, तो सारी चीज देखी, पेंगुइन, ये सारी चीजें बहुत एंजॉय किया यार। मैं तो ये कहूँगा दोस्त, अगर वेस्टिज नहीं होता ना तो ये चीजें नहीं होती, कभी हो सकती थी क्या? यस। अब ये क्या देख रहे हो आप, ये है ट्रैक्टर, इसे कहते हैं ट्रैक्टर। अब मैं किसान परिवार से, लेकिन मेरे ट्रैक्टर वाले सपने यार बचपन से नहीं थे, मेरे सपने थे ये वाले। जब मैं बिजनेस में आया था, मेरे पास ये स्प्लेंडर थी DL 3S BJ 1415, ये मेरे नाम नहीं थी, आश्रम में एक शख्स है उनके नाम थी। और पहली गाड़ी ब्रीजा ली यहाँ से, और दूसरी गाड़ी आज सभी को पता है Audi। रियल अचीवमेंट ये है, हमारी टीम के अंदर आज 2 मर्सिडीज हैं, आज लगभग 37-38 गाड़ियां लोग मेंटेन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आज टीम पैसा कमा रही है, ये कमा रहे हैं, ये अचीवर बन रहे हैं, इसीलिए शायद मैं हूं, ये ना होते तो मैं भी नहीं होता। तो दोस्त, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। अब थोड़ा रिवर्स आ जाओ, मैं क्या था 5 साल पहले, सलून के अंदर एक बाल काटने वाला, एक स्प्लेंडर बाइक, ये तो था। राज सब बदल गया, किसकी वजह से? फेक। किस पे? एवरीथिंग, अपने आप पे, बिजनेस पे, कंपनी पे, एटीट्यूड, मनस्थिति, टारगेट 1 साल का। समझा पाया? yes. छोटी चीजें हैं बट बहुत बड़ी हैं, इधर उधर की चीजें करने की जरूरत नहीं है, विश्वास बढ़ा लो बस। दुनिया गई बाहर में, कौन क्या बोल रहा है, और निकल पड़ो। हाँ, कुछ चीजें हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं कि कौन चीज पहले कौन बाद में करनी है, किस तरीके से करनी है, जानना चाहते हैं? yes. बट वो चीजें मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा मैं आपको ब्रेक के बाद। उससे पहले ही देखो, ये भी मैं आपको विश्वास बढ़ा रहा हूं, ये मेरा छोटा सगा भाई है, BSF बता था ना, BSF में नौकरी लग गई थी। yes. ये भी फेक का ही रिजल्ट है।
अगर वेस्टीज में डाउट होता, मुझे विश्वास ना होता है, तुक्का उक्का लग रहा होता, तो मैं छोटे भाई की सरकारी नौकरी ना छुड़वाता, इसकी नौकरी छुड़वा के लगवा दिया। 9.5 साल बाद रिजाइन देके बन गया। कोई पेंशन वेंशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ हिसाब किताब नहीं, रिजाइन दिया बन गया, एक्सेप्ट भी नहीं हुआ सालों के, मुझे लग रहा है सालों तक तो चिट्ठी आती रही घर पे। हेलो, छुट्टी के टाइम पे घर आके रिजाइन डालने तरफ नहीं आऊंगा सोचो, पूरा बड़ा भाई वहां पहुंच गया, प्यारा बिजनेस करना है। तो ये क्या है? ये फेथ। और मैं ये फेथ ही आपको बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए पिक्चर लगाई है। मुझे क्या जरूरत थी? जब सारा सरकारी नौकरी मिलती नहीं है लोगों को, है ना, ऐसा माइंडसेट है लोगों का। लोग डोनेशन दे रहे हैं, यहाँ छुड़वा रहे हैं। लोग बोल देते हैं तू भाई 6 उधर तो 6 चलानी पड़ती है, तो 1 मिनट 2 में आ जा। है, सोचो, पॉसिबिलिटी नहीं है छुड़वा के तो सके भाई की नौकरी, हिम्मत नहीं है। तो खाली पैसा वैसा कुछ नहीं होता सर, सिस्टम समझा पाया? सिस्टम पे फेथ, मिस्टर बाली पे फेथ, कंपनी के फेथ, आपके प्रोडक्ट पे फेथ, इसीलिए सारी चीजें पॉसिबल हैं। आगे लेके चल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन बाय वेस्टीज। मैं ऐसा था भाई, इतना हैंडसम था मैं, हालांकि मत लियो। और ये देखो आज देखो आप चाहते हैं बदलाव। फ्रॉम वेस्टीज प्रोफेशन जो मेरी अब तक यहाँ पे रही है, मैंने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पे लगाई है। 16-17 के अंदर मेरी इनकम रही यहाँ पे 93,000 रुपए टोटल। पहली साल टोटल इनकम 93,000 रुपए थी। एक साल की इनकम कितनी? 93,000। ज्यादा कम है? सोचो, एक साल में 93,000। और देखना भाई साहब इंक्रीमेंट देख लो आप, अगली साल रही 10 लाख रुपए, उससे अगली साल रही 44, उससे अगली साल रही 86, और भाई साहब लॉकडाउन में रही 1 करोड़ 3 लाख रुपए। ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी मैंने अभी लगाई नहीं, बाद में लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी हो जाएगी, फिर लोग क्या पता विश्वास भी ना हो, तो छोड़ ही दिया एक साल। ठीक है, टोटल इनकम लगभग यहाँ से 3 करोड़ के आसपास ज्यादा ही हो गई है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चल रहा है, तो मैंने भी जोड़ा ही 21-22। समझो चीजों को आप। अगर किसी की नौकरी, ध्यान देना, किसी की जॉब, आज मैं किसी प्रोफेसर को खराब नहीं बता रहा, किसी की भी तनख्वाह अगर आज 25,000 रुपए है, और उसी प्रोफेशन के अंदर 5 साल बाद अपने आप को कहां देखते हो आप? थोड़ा पॉजिटिव सोचो, कितना देखते हो आप? कितना इंक्रीमेंट हो सकता है 5 साल बाद? 10 साल बाद कहां देखते हो आप? आज कोई अगर 12,000 महीना कमा रहा है, तो 5 साल बाद कहां देखते हो? 30,000। हालांकि दुगना नहीं होगा 5 साल में, बल्कि भरोसा नहीं है, साला फिर कोविड आ जाए, खत्म ही ना हो जाएगा। कुछ भरोसा नहीं कोविड कब आ जाए भाई, कुछ नहीं पता, अभी खत्म थोड़ी हुआ पूरा, कब मर्जी स्टार्ट हो जाए कुछ ना पता आजकल भाई। अभी कोविड चल रहा है, कल को पता नहीं, और अभी कोविड-19 कोई और 19 आ जाए, साला कुछ नहीं पता, है ना। तो अब सोचो 5 साल बाद वहां क्या हो सकता है, और वेस्टीज में क्या हो। इसलिए मैंने बोला थोड़ा पॉजिटिव सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोच के बैठना है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में। अब ये यहाँ संभव है, ये मेरी औकात नहीं थी, ये सिस्टम की वजह से हुआ। हाँ, मैंने जो मेरे कंट्रोल में थी, 2 चीजें होती है, तो ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक आपके कंट्रोल में है, और एक आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको करने की जरूरत नहीं है, दुखी रहोगे हमेशा। जो आपके कंट्रोल में है, आप सिर्फ वो करो। आपके कंट्रोल में क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना। आपके कंट्रोल में क्या है? CNT में जाना। आपके कंट्रोल में क्या है? प्लान दिखाना। आपके कंट्रोल में जो है उन चीजों को निरंतर आपके कंट्रोल में है अपना विश्वास बढ़ाना, बस इतना आपके कंट्रोल में है। वो करते जाओ, फेथ रखो, सरेंडर कर दो गॉड को, इस सिस्टम को। कैसे, कहां से कहां पहुंच जाओगे, खुद को भी अंदाजा नहीं होगा आपको दोस्त।